हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे नीति शास्त्र एथिक्स, यूपीएससी के एथिक्स नीति शास्त्र पेपर की। और उस नीति शास्त्र पेपर में हम नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों की चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र और ह्यूमन इंटरफेस की चर्चा आज के इस लेक्चर में, आज की परिचर्चा में हम करेंगे। पहले तो ये नीति शास्त्र हमारा पेपर यूपीएससी का एक बहुत महत्वपूर्ण और उसमें मानवीय सह संबंधों, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड ह्यूमन इंटरफेस की चर्चा आज हमारे पूरे लेक्चर में होगी। नीति शास्त्र और ह्यूमन इंटरफेस की चर्चा हम करें, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों की चर्चा हम करें, उसके पहले इसकी एक छोटी सी भूमिका, इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूपीएससी में 2013 और 12 के समय में जब स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो एक पेपर की मांग को देखते हुए उसे सिलेबस में ऐड किया गया। हालांकि वो समय पूरे एग्जाम में आमूलचूल परिवर्तन का समय था और विषयों को 2 विषयों की जगह 1 विषय रख दिया गया था और सामान्य अध्ययन के नए पेपर जोड़े गए थे। तो सामान्य अध्ययन के नए पेपरों में एक पेपर के रूप में नीति शास्त्र एथिक्स को स्थान दिया गया था। वह परिस्थितियों की, उस समय की बढ़ती मांग का परिणाम था कि नीति शास्त्र नैतिकता जैसे विषय को प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी वाले एग्जाम में शामिल किया गया। पूरा एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का है वो मांग और पूर्ति के अनुसार चलता है। जैसी प्रशासनिक मांग होती है जो काल काल में समय समय पर बदलती रहती है, जैसी प्रशासनिक मांग होती है उसकी पूर्ति प्रशासनिक परीक्षा लेने वाले बॉडी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा की जाती है। और वह उस समय की मांग को देखते हुए नीति शास्त्र पेपर को जोड़ा गया, क्योंकि केवल बुद्धि, केवल ज्ञान आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने का क्राइटेरिया नहीं है। केवल बुद्धि के दम पर आप प्रशासनिक अधिकारी बन तो जाएंगे, लेकिन आप में नैतिकता, आप में मानवीय सहसंबंध, जनता या पब्लिक के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, कभी कभी व्यक्ति उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। सामान्यतः कहते भी हैं कि किताबी ज्ञान उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है जीवन का व्यवहारिक ज्ञान। जीवन में कहते हैं ज्ञान के अलावा और भी दूसरी बातें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करती हैं। उनमें बहुत सी चीजें हैं। ईमानदारी है, पारदर्शिता है, सत्यनिष्ठा है। ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, अभिक्षमता कहते हैं, आपकी समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, दया, ये सारी चीजें व्यापक रूप से उस एथिक्स पेपर में आती हैं।
जिन्हें बारी बारी से इस पेपर में पढ़ाया जाता है। और ये एक व्यक्तित्व के कहते हैं वो प्रमुख आयामों में से एक होना चाहिए, एक सुलझे व्यक्तित्व के प्रमुख आयामों में से एक ये होने चाहिए। इसलिए ज्ञान के अलावा सामान्य अध्ययन में इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इन सबके अलावा एक पेपर को सामान्य अध्ययन में स्थान दिया गया है जिसको नीति शास्त्र या एथिक्स कहा जाता है। ये भूमिका है नीति शास्त्र की, ये पृष्ठभूमि है नीति शास्त्र की। वैसे तो हम बचपन में भी नीति शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन आगे चल के एग्जामों में उसके स्थान को सीमित कर दिया गया। लेकिन बढ़ते हुए प्रशासनिक कहते हैं, बढ़ते हुए प्रशासनिक दबाव के चलते कहते हैं कि इस एग्जाम में कहते हैं इस सब्जेक्ट की डिमांड जब बढ़ी तो उस सब्जेक्ट को शामिल किया गया, क्योंकि दबाव केवल पब्लिक पर नहीं होता, दबाव केवल दूसरी चीजों पर नहीं होता, दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अपने कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान होता है। और उस दबाव को कैसे अच्छी भावात्मक समझ से हैंडल किया जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे उसको हैंडल किया जाए। भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस जो इसका एक पार्ट है, किस तरीके से सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए, इंटीग्रिटी का परिचय देते हुए प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से अमल में लाया जाए, किस तरीके से ईमानदारी से प्रशासनिक कार्यों को किया जाए, किस समर्पण भाव से प्रशासनिक कार्यों को किया जाए। ध्यान रखना कि समर्पण भाव से प्रशासनिक कार्यों को किया जाए तो ये सारी चीजें इस एक सब्जेक्ट में शामिल कर ली जाती हैं। और साथ में दार्शनिकों को भी शामिल किया जाता है, बड़े बड़े दर्शन के क्षेत्र के, इतिहास के क्षेत्र के व्यक्तित्वों को उठाकर उनके दर्शन को पढ़ाया जाता है, ताकि आप अपने पेपर को सॉल्व करने के दौरान उनके विचारों से, उनके दर्शन से प्रेरणा ले सकें और उनके विचारों और दर्शन को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर सकें। कहते हैं गुण ग्रहण का भाव है, जहां से जो भी मिले उसको ग्रहण करते चले। इसलिए ये दार्शनिकों को भी इस परीक्षा के क्रम में, मुख्य परीक्षा में स्थान दिया जाता है। हालांकि यूपीएससी के सिलेबस में कोई दार्शनिक का नाम तो मेंशन नहीं होता, जबकि स्टेट एग्जाम में दार्शनिकों के नाम को मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन यूपीएससी के एथिक्स पेपर को पढ़ने के दौरान हमें विभिन्न दार्शनिकों के ज्ञान से रूबरू होना पड़ता है। उसमें प्राचीन भारतीय दार्शनिक भी होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध महावीर जैसे दार्शनिक जो अहिंसा की बात करते हैं, जो करुणा की बात करते हैं, जो दया की बात करते हैं, जो सत्य की बात करते हैं। मध्यकालीन भारत के भी दार्शनिकों को शामिल किया जाता है। उनमें कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, संत रविदास जैसे संत होते हैं, जिनके विचारों को आपको पढ़ाया जाता है और उनके विचारों से प्रेरणा लेने की बात की जाती है। आधुनिक भारत से भी बहुत व्यक्तित्व लिए जाते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो अंतर्राष्ट्रवाद और मानवतावाद के प्रबल समर्थक हैं। चाहे वो अरविंद घोष हो, चाहे हो वो महात्मा गांधी, और चाहे हो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत की यात्रा करते 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 अनेक विद्वानों और व्यक्तित्वों के दर्शन को इस पेपर में पढ़ा जाता है। ध्यान रखना, अभी हम मानवीय सहसंबंधों की चर्चा पर भी आएंगे, लेकिन इस पेपर की पृष्ठभूमि बनाना जरूरी है। ध्यान रखना, नीति शास्त्र की यात्रा में हम एक एक पहलू पर गहन और बारीक जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में बोर्ड का भी सहयोग लेते चलेंगे। जहां जहां जो चीज हमें आपको एक्सप्लेन करनी होगी हम बताते चलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ नीति शास्त्र में व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा
मानवता के गुण, इन सबको शामिल करते हुए इस सब्जेक्ट को बड़े सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूंगा। ध्यान रखना, नीति शास्त्र में व्यक्तित्वों को बड़ा व्यापक आयाम देते हुए केवल भारतीय व्यक्तित्वों को नहीं, पश्चिम के दार्शनिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पश्चिम के दार्शनिक सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कांट, मिल, ये जितने भी कहते हैं दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, उन सब के विचारों को यहाँ इस पेपर में स्थान दिया जाएगा ताकि उनकी अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को आप आत्मसात कर सकें। ध्यान रखना, पूरे पेपर में व्यक्तित्वों के अलावा अनेक संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को भी स्थान दिया जाएगा और उसके अलावा, अवधारणाओं के अलावा मनोवृत्ति, आपके एटीट्यूड को भी स्थान दिया जाएगा। मनोवृत्ति को समझना, मन की वृत्ति को समझना, उसकी उत्पत्ति, उसके निर्माण के कारण, उसमें परिवर्तन, ये सारी चीजों को भी इस पेपर में स्थान दिया जाएगा। खैर, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम आपसे इन सबकी चर्चा सिलेबस बाय सिलेबस करते जाएंगे। अभी पहले चर्चा हम मानवीय सहसंबंधों की और सबसे पहले तो नीति शास्त्र की कर लेते हैं कि आखिर नीति शास्त्र क्या है, और फिर नीति शास्त्र के साथ नैतिकता की चर्चा कर लेते हैं कि इस नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या संबंध है। हालांकि इस शब्द को अगर हम व्याख्या करें मानवीय सहसंबंधों की, तो मानव की नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व, मानव के व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व और उनके परिणाम, मानव की नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं और उनको व्यवहार में लाने से क्या क्या परिणाम होते हैं, उन सब की चर्चा मानवीय सहसंबंधों में की जाएगी। मानवीय सहसंबंधों में इनकी चर्चा की जाएगी। ये बड़ा कहते हैं व्यापक विषय है, एक बड़ा व्यापक विषय है जिस मानवीय संबंधों में व्यक्ति स्वयं से भी संवाद करता है, अपने आप से भी संवाद करता है, जिसे नीति शास्त्र में अंतर आत्मा की आवाज कहा जाता है। व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से भी बात करता है। हमने एक सत्यनिष्ठा शब्द इंटीग्रिटी का प्रयोग किया था, जिसमें कहते हैं व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा व्यक्ति बाहर है वैसा ही व्यक्ति अंदर भी होना चाहिए। ध्यान रखना, वैसा ही व्यक्ति अंदर भी होना चाहिए। तो ये सारे पहलू हैं जो बातों बातों में हमने आपसे पहले भी शेयर किए और अभी भी आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीति शास्त्र मानवीय सहसंबंधों को तो हमने बताया, ह्यूमन इंटरफेस जो कि सबसे प्रारंभ में आ जाता है। उससे पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि नीति शास्त्र आखिर क्या है, और फिर नीति शास्त्र और नैतिकता क्या अलग अलग हैं। नीति शास्त्र इथिक्स और मोरालिटी, इथिक्स और मोरालिटी, आप ध्यान रखना, इथिक्स और मोरालिटी दोनों को हम देखते चलते हैं। नीति शास्त्र और नैतिकता मानवीय सहसंबंधों के प्रथम पड़ाव में ये आएगा। मानवीय सहसंबंधों के प्रथम पड़ाव में ये आएगा नीति शास्त्र, इथिक्स एंड मोरालिटी। ये नीति शास्त्र एक सैद्धांतिक स्वरूप में है। ये नियमों का समुच्चय का एक कहते हैं पूरा पुलिंदा है, जिसको आप मान सकते हैं कि ये एक समूह है पूरा नियमों का। ये एक गाइड है नियमों की, और ये कहते हैं कि ये सिद्धांत के रूप में रहेगी।
ये नीति शास्त्र सिद्धांत के रूपों में रहेगी। वहीं मोरालिटी या नैतिकता, मोरालिटी या नैतिकता जो कि सिद्धांत के रूप में नहीं रहेगी, व्यवहारिक रूप में रहेगी। यहाँ बात करते करते हम नीति शास्त्र और नैतिकता में एक अंतर क्रिएट कर लेंगे, एक अंतर समझ लेंगे, जो आपकी अप्रोच को बनाने में भी और आंसर राइटिंग में भी, आंसर फ्रेमिंग में भी, आंसर राइटिंग में बड़ा सहयोग करेगी। कि नीति शास्त्र और नैतिकता, नीति शास्त्र एक जमा जमाया सैद्धांतिक स्वरूप है, एक गाइड है, एक मार्गदर्शन का पूरा व्यवस्थित की हुई व्यवस्था है नीति शास्त्र, जबकि उसका एक भाग नैतिकता है, उसका एक भाग नैतिकता है, मोरालिटी है। नीति शास्त्र जो है वो सैद्धांतिक स्वरूप में है, जबकि मोरालिटी या नैतिकता है वह व्यवहारिक स्वरूप में है। ध्यान रखना, नीति शास्त्र जो है वो बड़ा व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत ही असीमित है। नीति शास्त्र में बहुत सी चीजों को समाहित किया जाता है, जबकि जो मोरालिटी व्यवहारिक है उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित है। ये कहते हैं वस्तुनिष्ठ है, ये अंतर है, ये पॉइंट है जो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आप सबको जो सुविधा दी जा रही है यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसमें आप लेखन का कार्य भी साथ में कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने मेंशन किया है कि नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है, पहले हमने नीति शास्त्र की उपयोगिता को देखा, प्रासंगिकता को देखा, यूपीएससी एग्जाम कब से सब्जेक्ट को लिया उस पर चर्चा को देखा, नीति शास्त्र के कुछ पहलुओं को हमने देखा, और फिर हम नीति शास्त्र और सह संबंधों को बताते बताते नीति शास्त्र और मोरालिटी, नैतिकता में विभेद या संबंधों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें नीति शास्त्र कहते हैं कि आपके सैद्धांतिक स्वरूप में है, नीति शास्त्र सैद्धांतिक स्वरूप में है। नीति शास्त्र जो है वो व्यापक है और नीति शास्त्र का जो स्वरूप है वो वाहनिष्ठ है, वाहनिष्ठ है। नीति शास्त्र का स्वरूप जो रहेगा वो वाहनिष्ठ रहेगा। यहां थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एक बार फिर से नीति शास्त्र और नैतिकता, एथिक्स एंड मोरालिटी, ये एक सैद्धांतिक व्यवस्थित स्वरूप में है, ये व्यवहारिक स्वरूप में है, ये जो है वो बाह्य स्वरूप में है, वस्तुनिष्ठ स्वरूप में है। इसका सीमित क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ये इसके विपरीत आंतरिक स्वरूप में है, इंटरनल है, इनर है। जो नैतिकता की भावना है वो आंतरिक होगी। नीति शास्त्र है वो वाह है, पूरा शास्त्र है, पूरी पोथी है, पूरा पोथन्ना है। नीति शास्त्र उसका एक भाग नैतिकता है, इसका सोर्स, उसका स्रोत बाह्य है जबकि इसका आंतरिक है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है जबकि इसका क्षेत्र थोड़ा सीमित है। ये वस्तुनिष्ठ है और ये व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है। ध्यान रखना,
ये वस्तुनिष्ठ है और वो व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्ति व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति व्यक्ति की कहते हैं पर्सनल, उसका स्वयं की नैतिकता। तो ये एक कुछ 4-5 पॉइंटों में अंतर हो जाएगा किसमें, आपकी नीति शास्त्र में और नैतिकता में। नीति शास्त्र को हमने बताया क्या कहलाती है नीति शास्त्र, और वही मोरालिटी को हमने बताया। यही लगे हाथ हम जब नीति शास्त्र के और स्वरूपों को देखेंगे और जब मालूम चलता है कि हालांकि इस नीति शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्यों जरूरत पड़ी नीति शास्त्र की, तो मानवीय जीवन में मानव के जीवन में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। ये नीति शास्त्र उन अच्छे लोगों के माध्यम से प्रेरणा का काम करती है और दूसरे लोग उस प्रेरणा को लेकर अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। मानवीय सहसंबंधों में 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, एक तो बुरे और एक अच्छे, और अच्छे लोगों की पहचान रहेगी नैतिकता, नीति शास्त्र, और उसी नीति शास्त्र में सारी चीजें आ जाएंगी। उसी नीति शास्त्र में सारी चीजें आ जाएंगी, ध्यान रखना, उसी नीति शास्त्र में सारी चीजें आपकी समाहित हो जाएंगी। ध्यान रखना, उसी नीति शास्त्र में सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। ध्यान रखना, नीति शास्त्र में मानवीय कृत्यों में नीति शास्त्र की महत्वता, मानव के जीवन में नीति शास्त्र की महत्वता। ध्यान रखना, मानव जीवन में बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति नैतिकताओं से पूर्ण है तो वो व्यक्ति अच्छे काम करेगा, भलाई के काम करेगा, परार्थ के काम करेगा, जनता या समाज के दृष्टिकोण से काम करेगा, स्वयं के हित को ना देखते हुए दूसरों के या समाज के हित को देखते हुए वह अच्छे कार्य करेगा, परार्थ के काम करेगा। और जिस व्यक्ति में नैतिकता के तत्वों का अभाव होगा, जिस व्यक्ति में नैतिकता के तत्वों का, नीति का अभाव होगा, वो व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की बात करेगा, दुष्ट होगा, बुरा होगा, अनुचित होगा और अपने ही स्वार्थ की बातें केवल वो व्यक्ति करेगा, परार्थ की बातें नहीं करेगा, स्वार्थ की बातें करेगा, अपने हित को साधने की बातें करेगा। और ये स्वार्थ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के रूप में कहते हैं उसकी पहचान बनेगा और समाज में नकारात्मक संदेशों को प्रचारित करेगा। मानवीय जीवन में नैतिकता का, नीति शास्त्र का बड़ा महत्व है। ध्यान रखना, नीति शास्त्र का बड़ा महत्व है। कहते हैं इतिहास भी इस नीति शास्त्र और नैतिकता की बात को पुष्ट करने के लिए हम एक विषय इतिहास में जाएंगे, जिसमें लोग कहते हैं कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास भी कहती है कि बुरे कार्य जो हैं, बुरे लोग जो हैं वो सबक का काम करते हैं, जबकि अच्छे लोग जो हैं वो प्रेरणा का काम करते हैं। बुरे लोग हैं जो सबक का काम करते हैं और अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे लोग प्रेरणा का काम करते हैं। इतिहास में हमेशा बुरे लोगों से सबक लिया जाएगा और अच्छे लोगों से प्रेरणा ली जाएगी। इतिहास में हमेशा रावण से सबक लिया जाएगा जबकि राम से प्रेरणा ली जाएगी। इतिहास में हमेशा कृष्ण से प्रेरणा ली जाएगी, कंस से सबक लिया जाएगा। इतिहास में अकबर से अच्छी प्रेरणा ली जाएगी, औरंगजेब से सबक लिया जाएगा। इतिहास में गांधी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, नैतिकता नीति शास्त्र के पैराकौर बनेंगे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य के पैराकौर बन के आएंगे, जिनके जन्म दिवस को आज भी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। 2 अक्टूबर को
ये नीति शास्त्र का जीता जागता उदाहरण है। एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन नैतिक नियमों के ऊपर बलिदान कर दिया, नैतिक नियमों पर चलते चलते अपना जीवन जिन्होंने आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। तो यहाँ अच्छे बुरे के उदाहरण से हम नैतिकता की, नीति शास्त्र की और मानवीय सह संबंधों की उपयोगिता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास भी हमेशा व्यक्ति के रूप में कहता है, बुरा व्यक्ति सबक देता है और अच्छा व्यक्ति प्रेरणा देता है। आपका मन है, आपका मंतव्य है कि आपको बुरे से सबक लेना है या बुरे से प्रेरणा लेनी है। बुरा बनना कि अच्छा बनना, राम बनना कि रावण बनना, कृष्ण बनना कि कंस बनना, गांधी बनना कि हिटलर बनना। उन्हीं के युग में थे एक तानाशाह नाजीवादी हिटलर, उन्हीं के युग में थे। तो ये नीति शास्त्र ध्यान रखना बिल्कुल गुणों में विरोधाभास है। एक धुर अहिंसक है तो एक धुर हिंसक है। हाँ, एक के कोई नीति नियम नहीं है, तानाशाही है, जबकि एक सबको लेके चल रहा है। तो ये सारी चीजें मानवीय सह संबंधों का नैतिकता में बड़ा ही महत्व है। अच्छे लोग, बुरे लोग, ध्यान रखना, अच्छे लोग, बुरे लोग, उचित व्यक्ति और अनुचित व्यक्ति। और ध्यान रखना, व्यक्तित्व का प्रभाव, व्यक्तित्व के गुणों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव समाज पर सीधा सीधा पड़ता है और जो नैतिकता के या नीति शास्त्र के आयामों की या कहते हैं आयामों की, कीर्तिमानों की स्थापना करता है। ध्यान रखना, इस नीति शास्त्र के आयाम क्या होते हैं, इस नीति शास्त्र को व्यक्ति सीखता कैसे है, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आती कहां से हैं। ध्यान रखना, ये नीति शास्त्र वाली सारी चीजें व्यक्ति के पास आती कहां है। तो इस नीति शास्त्र के आयामों की अगर हम चर्चा करेंगे, तो भारत में नीति शास्त्र के आयाम उसे बचपन से ही प्राप्त होंगे, लेकिन विदेशों में और दूसरी जगह पर पश्चिम में उनके दार्शनिकों के विभिन्न विचार, जिनमें उपयोगितावाद, इनके अलावा उनका यथार्थवाद, उनके महत्व का बाद, यहां हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के आयामों की चर्चा कर लें कि नीति शास्त्र या नैतिकता भारत में किन आयामों के इर्द गिर्द डेवलप होती है। नीति शास्त्र भारत में किन आयामों के इर्द गिर्द डेवलप होती है। पश्चिम में तो अनेक दार्शनिक हैं, विचारधाराएं हैं और उनकी नैतिकता से संबंधित कहते हैं सिद्धांत भी अलग अलग हैं। कोई उपयोगितावाद की बात करता है, कोई दूसरे बात की बात करता है, लेकिन भारत में जो नैतिकता नीति शास्त्र, वो कहते हैं एथिक्स जैसे पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। घर के परिवेश से ही, समाज के परिवेश से ही इन सबको सिखाने, पढ़ाने, समझाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले बचपन से ही उसका समाज में, धार्मिक लोगों में उठना बैठना, धार्मिक कार्यक्रमों में उठना बैठना, जीवन यापन करना शुरू हो जाता है। बाल्यकाल से ही जब माता पिता परिवार धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे, अनुष्ठानों में शामिल होंगे, तो बच्चे भी उन अनुष्ठानों में शामिल होंगे और वहीं से उनके नैतिकता के आयामों का निर्धारण होने लगेगा। भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक, क्योंकि भारत एक संस्कृति प्रधान राष्ट्र है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। हालांकि भारत को पंथ निरपेक्ष संविधान में बोला गया है, लेकिन भारत की धार्मिकता को नकारा नहीं जा सकता। अनेक धर्म भारत में विद्वान हैं और ये यहाँ के संविधान की खूबसूरती है कि बहुत सारे धर्मों के होने के बावजूद भी भारत में सारे लोग बड़े प्रेम और सौहार्द से
रहते हैं। तो नैतिकता के आयामों में अगर हम आगे बढ़ें तो ध्यान रखना, नैतिकता के आयामों में भारतीय धार्मिक परिवेश का बड़ा भूमिका है। भारत की वैदिक सनातन संस्कृति, जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है हिंदू, उसमें वैदिक सनातन संस्कृति, जिस सनातन संस्कृति का नाम आप सुनते हैं, उस संस्कृति की बड़ी भूमिका है। वैदिक सनातन संस्कृति में आश्रम व्यवस्था व्यक्ति सुनता है, वर्ण व्यवस्था भी सुनता है। हालांकि पूर्णता वर्ण व्यवस्था लागू नहीं होती है, आश्रम व्यवस्था भी सुनता है, वर्ण व्यवस्था भी सुनता है। धार्मिक संस्कारों के तहत वह कहते हैं महाभारत का पाठ भी सुनता है, रामायण भी सुनता है, महाभारत के एक पाठ के रूप में गीता, भागवत गीता के कर्म सिद्धांत और कर्म उपदेश को भी सुनता है। एक तरफ दुर्योधन की बुराई को सुनता है तो एक तरफ युधिष्ठिर के धर्म को सुनता है, एक तरफ कौरवों को सुनता है तो एक तरफ पांडवों को भी सुनता है, और साथ में विष्णु के अवतार कृष्ण के द्वारा उद्गारित भागवत गीता के कर्म के सिद्धांत को भी सुनता है। भारतीय परिवेश में, भारतीय माहौल में, जो कि जनसंख्या का एक बहुसंख्यक भाग, हम ये नहीं कह रहे कि केवल भारत में हिंदू हैं, लेकिन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिंदुओं से आच्छादित है, और उनके नीति शास्त्र के आयामों में, नैतिकता के आयामों में उनका धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता और नीति संबंधी नियमों को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यहाँ हम पश्चिम की ज्यादा बात नहीं कर रहे कि वहां की नैतिकता, जो कि नैतिकता के लिए स्वयं को जनक मानते हैं कि नहीं भाई, नैतिकता तो हमारे पश्चिम के द्वारा आई है, कानून हमारे पश्चिम के द्वारा आया है, भारत में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जो एक हमें लंबा अनुभव है ब्रिटिश काल का, और भारत में सारी चीजें वो ब्रिटिश थोपते हुए प्रतीत होते हैं कि भारत में सारी चीजें हमारे द्वारा ही स्थापित की गई हैं, क्योंकि वो भारत को कहीं ना कहीं वो जंगल बुक का मोगली बताने का प्रयास करते हैं। बुक आई थी रुडयार्ड किपलिंग की, द जंगल बुक, और कहते हैं इस नीति का, इस कहते हैं नीति शास्त्र का श्रेय लेने का प्रयास वो पश्चिम के लोग करते हैं। यहाँ हम विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में अनादिकाल से नीति शास्त्र और नैतिकता की चर्चा होती रही है। हमारे परिवेश में भी बोला जाता है कि झूठ बोलना पाप है, हमारे क्षेत्र में तो और बोल देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, डराने के लिए बोल देते हैं कि उसके घर में सांप है। ध्यान रखना, हम बचपन से ही सत्यवान हरिश्चंद्र की कहानी सुनते आते हैं, हम बचपन से ही माता पिता के लिए समर्पित श्रवण की कहानी को सुनते आते हैं, हम बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए अपने सिंहासन का त्याग कर दिया, ये सारी चीजें हमारे अंदर आत्मसात होती जाती हैं और हमारी नैतिकता का, हमारे नीति शास्त्र का निर्माण करती है। तो ये नीति शास्त्र के भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहलू है, जिस नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों का अध्ययन हमारा आज का मुख्य ध्येय है, और हम पटरी पर लौटते भी जा रहे हैं, और आगे की यात्रा में भी हम नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों के और पहलुओं को समेटने का प्रयास करते चलेंगे। अभी नैतिकता के तत्व को भी हम देख लेते हैं। पहले हमने नीति शास्त्र देखी, यूपीएससी में उसकी प्रासंगिकता देखी, एक सब्जेक्ट के रूप में उसको जुड़ना देखा। नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, अच्छे और बुरे लोगों के आदर्श के रूप में, सबक के रूप में हमने अच्छे और बुरे लोगों की कहानी इतिहास से, अनादिकाल से उठाते हुए आपको बताई। अच्छे व्यक्ति से प्रेरणा ली जाती है, उसे आदर्श माना जाता है, और बुरे व्यक्ति से हमेशा सबक लिया जाता है। ये इतिहास की बात जो नीति शास्त्र में अक्षरशः सिद्ध होती है। यहाँ नीति शास्त्र के निर्धारक तत्वों की अगर हम बात कर लें कि नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व क्या हैं, तो नीति शास्त्र और नैतिकता के निर्धारक तत्व जो हैं
वो दो तरीके से होते हैं, एक तो आंतरिक और दूसरे होंगे बाह्य। एक तो आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य होंगे तत्व। ध्यान रखना, आंतरिक में उसकी यही सारी चीजें आएंगी, घर, परिवार, कुटुंब भी कहते हैं इसको, समाज, उसकी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, खैर कॉलेज तक तो पूरे मनोविज्ञान का निर्माण हो जाता है, पूरी मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। स्कूल में, घर की पाठशाला में उसका खुद का मानस, उसकी मनोवृत्ति, उसका खुद का मानस, उसकी मनोवृत्ति, ये आंतरिक कारक हैं जो कि व्यक्ति के नीति शास्त्र या नैतिकता के निर्धारक तत्व होते हैं। और इसके अलावा घर परिवार में आपको कैसी परवरिश मिली, कैसे संस्कार मिले, कुटुंब से कैसे संस्कार मिले, किस समाज का आप अंग हो, किस समाज विशिष्ट से आप संबंधित हो, क्योंकि भारत में अनेक जातियां हैं तो अनेक समाज भी हैं। प्रत्येक जाति का अलग अलग संगठित समाज होता है, उनकी सामाजिक व्यवस्था होती है और उनके नियम और कायदे कानून भी अलग होते हैं। तो आपको समाज के द्वारा कैसी परवरिश दी गई, कैसे दिशा निर्देश दिए गए, वो भी आपके नीति शास्त्र का परिचय देते हैं। जैसे हम मान लें कि हम जैन धर्म से, जैन समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमें जैन समाज के द्वारा हमेशा ये सिखाया गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो, शाकाहार, मांसाहार नहीं, शाकाहार, हिंसा का त्याग, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये चीज गुट्टी में भर के ऐसी पिलाई गई कि आज हमारे व्यक्तित्व में वो भारी है, हावी है। हम जहां भी जाएंगे हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, अहिंसा का समर्थन करेंगे। हम जहां भी जाएंगे वहां सह अस्तित्व का समर्थन करेंगे। ये मैं अपने माध्यम से बता रहा हूं। यूपीएससी का जो प्लेटफॉर्म है बहुत मौलिक मांगता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस मांगता है, खुद का मांगता है। तो मैं अपने माध्यम से बता रहा हूं कि ये परिवार, कुटुंब, समाज, स्कूल की पाठशाला, कॉलेज, ये आपके व्यक्तित्व, आपका मनोविज्ञान, आपका मानस, आपके नीति शास्त्र के आयामों को निर्धारित करने में आंतरिक कारकों की भूमिका निभाता है। इसके अलावा नीति शास्त्र के आंतरिक कारकों के अलावा अगर हम बाह्य कारकों की भूमिका की बात भी कर लें, नीति शास्त्र के बाह्य कारक के रूप में आपका संविधान रहेगा। जैसे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान रहेगा, विधि रहेगी, लोकल की सरकार रहेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकारें रहेंगी, नियम रहेंगे, कानून रहेगा, मीडिया रहेगी। ये बाह्य कारक हैं जो मानव के नीति शास्त्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नौकरशाही भी है, प्रशासनिक अमला भी है, पुलिस भी है कि अगर नैतिकता का परिचय नहीं दोगे तो डंडे की दम पर, हाँ, शक्ति के माध्यम से भी दुष्टों को संभालने के लिए शक्ति का प्रयोग करना जरूरी है। हमारे महाकाव्य ये भी बताते हैं। हमारे महाकाव्य अगर अच्छे लोगों की बात करते हैं तो दुष्टों की बात भी करते हैं और दुष्टों को सबक सिखाया जाता है। तो जरूर है बाह्य स्वरूप में, केवल हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, संविधान के नियम, कायदे कानून, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, ये आपके कहते हैं नीति शास्त्र के निर्माण में बाह्य कारक की भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा विधि, कानून, जरूरी नहीं कि व्यक्ति नैतिकताओं का पालन करे, जरूरी थोड़ी है। हाँ, आप मन से चले जा रहे हैं, बड़े शहरों में हैं, अगर बड़े शहरों में विधि और कानून ना हो तो ट्रैफिक रुके ही ना। अगर लाल, हरी, पीली बत्ती ना रहे तो व्यक्ति एक दूसरे पर गाड़ियां चढ़ा दे, इतनी जल्दी में है आजकल।
विधि और कानून का पालन करके नैतिकता का परिचय बाह्य रूप से भी कराया जाएगा। ध्यान रखना, चोरी करना पाप है और चोरी करोगे अनैतिक है तो आपको विधि के माध्यम से दंड देकर उसको करने के लिए आगे मना किया जाएगा। फिर से करोगे तो फिर से दंड, जबरदस्त दंड। और वो दंड तो कहते हैं हिंदी की तत्सम भाषा में डंडा से निकल के ही आया है, डंडा से ही मिलकर बना है दंड। तो नियम, कानून, मीडिया, नौकरशाही, प्रशासनिक अमला, ये आपके बाह्य प्रशासनिक अमला जो रहेगा वो आपके बाह्य कारक का काम करेगा। ध्यान रखना, बाह्य कारक, यहाँ नीति शास्त्र के दो कारकों की चर्चा हमने की, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। ध्यान रखना, नीति शास्त्र के दो कारकों की हमने चर्चा की, नीति शास्त्र के आयामों की चर्चा हमने की थी, नीति शास्त्र के कारकों की चर्चा हमने आपसे की। यहाँ जाते जाते अंतिम चर्चा के रूप में नीति शास्त्र का निजी जीवन में क्या उपयोग है। ऐसा नहीं कि आज हम सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस नीति शास्त्र का निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन दोनों में बड़ा ही सदुपयोग किया जाता है। निजी जीवन में भी नीति शास्त्र बड़ी जरूरी है और आपके वहाँ सार्वजनिक जीवन में भी नीति शास्त्र की बड़ी उपयोगिता है। नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों से हमने शुरुआत करते हुए नीति शास्त्र और मौलिकता नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर को बताया था। नीति शास्त्र में अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, व्यक्तित्व, कहाँ कौन व्यक्ति नैतिकता को महत्व दे रहा है, कौन व्यक्ति नैतिकता को महत्व नहीं दे रहा है। नीति शास्त्र के आयामों की चर्चा हमने की थी। नीति शास्त्र के कारकों के रूप में हमने आंतरिक और बाह्य कारकों की चर्चा भी आपसे की। नीति शास्त्र में कहते हैं कि नीति शास्त्र में कि निजी जीवन में नीति शास्त्र कहाँ सहयोगी होता है और बाह्य जीवन में या सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता है। निजी जीवन में बड़ी उपयोगिता है, निजी जीवन में अंतिम पड़ाव के रूप में है क्लास के। अगर हम बढ़ते जाएंगे और नीति शास्त्र के निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में प्रयोग और उनकी उपयोगिता को भी बताते चलेंगे। अगर आप नैतिकता से चलते हैं, नैतिकता को अपने जीवन में महत्व देते हैं, नैतिकता को बड़ा आइडियल मानते हैं, जीवन में उसको स्थान देते हैं, तो जीवन में उस व्यक्ति की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होगा। अगर व्यक्ति नैतिक है तो वो जो कहेगा वही करेगा, व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप में ब्रांड बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो नैतिकताओं का पालन करेगा, नीति शास्त्र को जीवन में लेके आएगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहेगी। उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हिंसा का मरते दम तक विरोध किया, हिंसा का मरते दम तक विरोध किया। जब भी हिंसा की बात हुई तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया, चाहे उन्हें आलोचनाएं सहन करनी पड़ी हो, चाहे उन्हें आज तक कोसा जाता हो, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। इसलिए आज भी भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले व्यक्ति अगर कोई हैं तो वो मोहनदास करमचंद गांधी। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में जहां जहां हिंसा की बात हुई उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया, चाहे वो असहयोग आंदोलन के बाद होने वाला चोरा चोरी कांड हो, चाहे वो भगत सिंह की फांसी को ना रोकने के लिए किए गए प्रयास हो। हालांकि ये सब बातें इतिहास के गर्त में हैं, लेकिन फिर भी इतिहास उन्हें इस चीज के लिए कटघरे में खड़ा करता है। ये सारी चीजें इतिहास के अंदर हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी उन्होंने अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं होने दिया।
अगर आज व्यक्ति कथनी करनी में अंतर नहीं होने देगा तो वह अपने जीवन में नीति शास्त्र को और नैतिकता को महत्व दे रहा है। भावात्मक समझ निजी जीवन में अगर नैतिकताओं को महत्व दे रहा है तो उस व्यक्ति की भावात्मक समझ का स्तर बड़ा ही उच्च होगा। भावात्मक समझ जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर नैतिकता का, नीति शास्त्र का अपने जीवन में व्यक्ति सदुपयोग कर रहा है और उसके अंदर नैतिकता है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी भावात्मक समझ, दूसरे को समझकर व्यवहार करने की उसकी समझ बहुत अच्छी होगी और वह समझ उस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगी। निजी जीवन में कथनी करनी में अंतर नहीं होगा, भावात्मक समझ होगी, सत्य का मार्ग होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आखिर जीत किसकी होगी, सत्य की ही होगी। भारत में कहते भी हैं, उसका राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। जो व्यक्ति नैतिकताओं को, नीति शास्त्र को जीवन में पालन करता है तो उसका सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास होता है। वह किसी भी प्रकार के कहते हैं दिखावे को, किसी भी प्रकार के कहते हैं बढ़ावे को, किसी भी प्रकार की बनावट को, आर्टिफिशियलिटी को वो पसंद नहीं करेगा और वह व्यक्ति नैतिकता को स्थान देते हुए सादगी और सरलता का जीवन जिएगा। सादगी और सरलता का जीवन जीने वाले मोहनदास करमचंद गांधी तो हैं ही। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सादगी की प्रतिमूर्ति है। ध्यान रखना, सादगी की ही प्रतिमूर्ति है, वही एक वेशभूषा उनकी। ऐसे ही गांधी भी है। तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में नीति शास्त्र होगी उसकी कथनी करनी में, उसके कहने और करने में अंतर नहीं होगा। उसके अंदर जबरदस्त भावात्मक समझ होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, वो सादगी को लेकर चलेगा, वो सादा जीवन उच्च विचार को लेकर चलेगा, वो कर्मशील होगा, हमेशा कर्म में जुटा रहेगा। वो व्यक्ति कर्म में जुटा रहेगा, कर्मशील होगा, हमेशा कर्मशील होगा। ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, नीति शास्त्र को मानने वाला, अहिंसा के साथ साथ साहस को लेकर भी चलेगा, क्योंकि हिंसा और कायरता में अंतर है। ध्यान रखना, अहिंसा और कायरता में अंतर है। अहिंसा वाला व्यक्ति निडर भी होगा, साहसी भी होगा और ऐसा व्यक्ति समाज को, देश को, राष्ट्र को, दुनिया को एक योग्य नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता अपने पास रखेगा। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी भी सफल सिद्ध होगा, नेता भी सफल सिद्ध होगा, जिसमें ये नीति शास्त्र या नैतिकता के सारे आयाम उसके जीवन में होंगे। नीति शास्त्र का कहते हैं निजी जीवन में ये नीति शास्त्र की उपयोगिता है। ध्यान रखना, निजी जीवन में ये नीति शास्त्र की उपयोगिता है। निजी जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता इसे बोला जाता है। सार्वजनिक जीवन में भी अगला पड़ाव हम देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों का, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों का, प्रशासनिक मूल्यों का, प्रशासनिक मूल्यों का, वैधानिक मूल्यों का, अगर कथनी करनी में अंतर नहीं है तो उन मूल्यों का अक्षरशः पालन करेगा, विधि का अनुसरण करेगा, न्याय और निष्पक्षता की स्थापना करेगा। सार्वजनिक जीवन में अगर व्यक्ति नीति शास्त्र और नैतिकता को महत्व देता है तो वो संवैधानिक मूल्यों को, प्रशासनिक मूल्यों को, विधिक मूल्यों को, न्याय और निष्पक्षता को, सत्य को, जवाबदेही को, सत्यनिष्ठा को, पारदर्शिता को,
आचार को, आचरण संहिता को, ये नीति शास्त्र के कुछ भारी भरकम शब्द हैं जिनका क्लास के जाते जाते समय में हम सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता में सदुपयोग कर रहे हैं। अगर व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इस नीति शास्त्र की उपयोगिता का प्रयोग करता है या नीति शास्त्र को लेके चलता है तो वो इन सारे मूल्यों को अपने जीवन में महत्व प्रदान करेगा और इन सारे मूल्यों के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहेगा। हमने कहा संवैधानिक मूल, वैधानिक मूल, प्रशासनिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय चरित्र को नहीं जोड़ेगा, आचरण संहिता की बात करेगा, आचार संहिता की बात करेगा, पारदर्शिता की बात करेगा, प्रशासनिक स्तर पर रहेगा तो पारदर्शिता को लेकर चलेगा। बिल्कुल कांच के जैसा इस तरफ है, कांच के जैसा इस तरफ है, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका कार्य कारण बताएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, दुकाव छिपाव नहीं करेगा, सत्यनिष्ठा से सारे कार्य करेगा, जैसी कथनी रहेगी वैसी करनी रहेगी, जैसी प्रशासनिक योजनाएं रहेंगी उनका क्रियान्वयन भी उस स्तर पर किया जाएगा। ये सारी सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता को बताता है। सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता सार्वजनिक जीवन में भी है और निजी जीवन में भी नीति शास्त्र की उपयोगिता है। आज के यात्रा को हम यही विराम करेंगे और आगे की यात्रा इसी के आगे के पड़ाव के रूप में लेकर चलेंगे, जिस यात्रा में आज हमने नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर गहन आंशिक जितनी भी हो सकी सार्थक चर्चा करने का प्रयास किया। उस परिचर्चा के दौरान हमने नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर को बताया। कल हम नैतिकता और विधि में अंतर भी बताए कि कहाँ नैतिकता है और कहाँ कानून है, कहाँ नैतिकता अपने स्तर को बनाए है, कहाँ कानून है और कहाँ नैतिकता कानून से बड़ी है और कहाँ कानून नैतिकता से भी ज्यादा जरूरी है। उस पर भी चर्चा हम करेंगे और नीति शास्त्र के दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करेंगे। होगा तो आगे हम आंसर फ्रेमिंग के क्रम में कोई प्रश्न उठा के उसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है उस पर भी चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र और मौलिकता में अंतर के साथ हमने नीति शास्त्र के आयामों को बताया, व्यक्तित्व के अच्छे और बुरे पहलुओं को बताया, नीति शास्त्र के निर्धारक कारकों की हमने चर्चा की और व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका की चर्चा हमने आपके साथ की। इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।